जय हिंद दोस्तों। HGPS विथ भूबी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह भाग 2। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति का परिचय, यानी इस समय मुगल बादशाह कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, जिन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, सबसे मजबूत पक्ष क्या था जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी स्वरूप क्या थी, प्रकृति क्या थी, जिसमें हम लोगों ने देखा भारत के विद्वान और ब्रिटिश के विद्वान सभी का अलग अलग मानना था। भारत के भी विद्वान में RC माजुमदार साहब हुए या BT सावरकर साहब हुए, अशोक मेहता हुए, रामविलास शर्मा हुए, SN सेन साहब हुए, सभी विद्वानों का अलग अलग मानना था। उसी प्रकार ब्रिटिश विद्वान थे TR होम्स, जेम्स ऑट्रम या W टेलर, जॉन सीले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन, सभी विद्वान का अलग अलग मानना था। डिजरायली साहब हुए जो कि उस समय के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय के विरोधी दल के नेता थे, तो उनका भी अलग मानना था। तो यह सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और साथ ही साथ उससे पहले हम लोगों ने क्लियर किया था कि इतिहास कितने खंडों में बांटा गया था, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, मॉडर्न, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको ये बता दें कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ, आपके मन में भी सवाल उठता होगा, आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज हम लोग सिर्फ कारण पे बात करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण है, आखिर 1857 के विद्रोह के पीछे कितने कारण हैं। तो 1857 के विद्रोह के पीछे ढेर सारे कारण हैं, जिसमें पहला है तत्कालिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण हैं। इसी के तहत हम लोग आज पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने तत्कालिक कारण पे। तत्कालिक कारण आखिर इसका क्या है। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। यानी चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल जो था वो किसके जगह पे शामिल किया जाना था, तो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर 1856 में ब्रिटिश के द्वारा एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। तो दिक्कत इसमें तो नहीं थी मेरे दोस्तों, एनफील्ड राइफल शामिल कर रहा था ब्राउन बेस राइफल की जगह पर, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। लेकिन दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी, एनफील्ड राइफल जो था उसमें चर्बी युक्त कारतूस यूज किया जाता था। चर्बी युक्त कारतूस बोले तो गाय और सुअर की चमड़ी का बना हुआ वो कारतूस होता था, उसके ऊपर गाय और सुअर का चर्बी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हिंदू के धर्म में गाय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुस्लिम के धर्म, इस्लाम के धर्म में सुअर का। तो हिंदू धर्म उसे इस्तेमाल करता तो हिंदू की धर्म नष्ट हो जाती, और यदि इस्लाम के धर्म उसका इस्तेमाल करता तो उसका भी धर्म नष्ट हो जाता। इसी को लेकर ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो एक दिन की बात है, जब मंगल पांडे ने एक कमरा में गया तो वहाँ पे ढेर सारे गाय का चर्बी पड़ा हुआ था और एक जगह सुअर की चमड़ी पड़ी हुई। तो उन्होंने सोचा आखिर ये क्या है, इसका यहाँ पे इस्तेमाल क्या है। फिर देखा कि ये जो एनफील्ड राइफल बन रहा है उसके कारतूस में इस दोनों के बने हुए चमड़े का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तो एक थे ब्राह्मण, ऊपर से हिंदू, तो उन्होंने गठ बांध लिया कि हम इस राइफल का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने सोच लिया इस राइफल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उन्होंने हल्ला मचा दिया, सबको बता दिया, सभी सैनिक को बता दिया कि इसमें गाय और सुअर के चमड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल न करें, इससे हिंदू और मुस्लिम धर्म का विनाश हो जाएगा। तो इसी के तौर पर 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यही इसका तत्कालिक कारण था। अब हम बात करते हैं कि एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था। तो एनफील्ड राइफल के चलाने हेतु इसका प्रशिक्षण बंगाल में दिया जाता था, पंजाब में दिया जाता था और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी दिया जाता था। तो बंगाल में कहाँ दिया जाता था, तो बंगाल के दमदम जगह पे दिया जाता था
और अम्बाला जगह जो था वो कहाँ था? अम्बाला पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अम्बाला। तो पंजाब के अम्बाला में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। साथ ही साथ पाकिस्तान के सियालकोट में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपर खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसीलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुस्लिम धर्म को नष्ट करना चाहता था, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल की प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे आखिर थे कौन? अब बात इसका आता है। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मंगल पांडे कौन से छावनी के सिपाही थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे किस छावनी के अधिकारी थे? तो बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय 1857 के विद्रोह के समय दो शख्स थे, जनरल ह्यूरोज और जनरल बाग। यहाँ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। जनरल ह्यूसन और जनरल बाग होना चाहिए, यहाँ पे जनरल चाग हो गया है, यहाँ पे जनरल बाग होना चाहिए। जनरल ह्यूसन और जनरल चाग नहीं, जनरल बाग। तो जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वो एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए। यानी जनरल ह्यूसन और जनरल बाग के द्वारा मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया कि वो एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल में लाए। लेकिन मंगल पांडे ठहरे हिंदू, ऊपर से ब्राह्मण पंडित, तो मंगल पांडे ये करने से साफ साफ मना कर दिए। लेकिन उनके द्वारा बार बार दबाव बनाया गया। तब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उसी एनफील्ड राइफल से जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण से ब्रिटिशों के द्वारा मंगल पांडे को 1857 को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे के द्वारा जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को 29 मार्च 1857 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तत्पश्चात अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। और एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, और बनता है कि कौन ऐसे सिपाही हुए 1857 के विद्रोह के समय जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी और कब की थी? मंगल पांडे ने जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को 29 मार्च 1857 को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस कारण से अंग्रेज के द्वारा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तत्कालिक कारण हम लोगों ने देख लिया और अच्छे से समझ गया। इस तत्कालिक कारण में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। शायद हम कह सकते हैं कि जितना हम बोले हैं उतना में सभी आपको याद हो गया होगा। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, ठीक ना। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति क्यों हुई? तो आपका जवाब आएगा चर्बी युक्त कारतूस मिलाने के कारण। आगे हम लोग और आगे पढ़ेंगे, अभी जितना पढ़े हैं उस हिसाब से इसका आप आंसर दीजिए। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ?
तो चर्बी युक्त कारतूस मिलाने के कारण 1857 के विद्रोह के समय जो चर्बी युक्त कारतूस बना था उसमें किस पशु का चर्बी इस्तेमाल में लाया गया था? तो आपका आंसर आएगा गाय और सूअर का चर्बी। गाय और सूअर का चर्बी। क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जो एनफील्ड राइफल इस्तेमाल किया गया था वो किस राइफल के जगह पे इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर आएगा ब्राउन बेस राइफल। यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह के समय जो एनफील्ड राइफल था जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया गया वो ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय जो एनफील्ड राइफल का चलाने का जगह था, यानी एनफील्ड राइफल का जो प्रशिक्षण यानी जो ज्ञान दिया जाता था कि कैसे चलेगा ये एनफील्ड राइफल, वो कहाँ कहाँ प्रशिक्षण होता था? तो आपका जवाब आएगा पंजाब, बंगाल और पाकिस्तान। तो हम आपसे पूछेंगे कि एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु बंगाल के किस जगह पर? तो दमदम जगह पर। पंजाब के किस जगह पर? तो पंजाब के अंबाला जगह पर। पाकिस्तान के किस जगह पर? तो पाकिस्तान के सियालकोट में इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। अब हम लोगों ने बात तो कर ही लिया कि किस किस पशु का चर्बी उसमें युक्त किया गया था, तो गाय और सूअर की। अब हम बात करते हैं कि मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब बात करते हैं कि जनरल ह्यूरोज और जनरल बाग। जनरल ह्यूरोज और जनरल बाग जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, उसी एनफील्ड राइफल से गोली मारकर। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या किसके द्वारा, किस कारतूस से की गई थी? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे के द्वारा एनफील्ड राइफल से। मंगल पांडे के द्वारा एनफील्ड राइफल से, जो कि गाय और सूअर से बना चर्बी युक्त राइफल था, उसी के द्वारा जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की हत्या की गई थी। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब बात करते हैं कि मंगल पांडे जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को कब गोली मारी थी? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को 29 मार्च 1857 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को कब फांसी पर लटका दिया गया? तो आपका आंसर आएगा अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं मंगल पांडे 1857 के विद्रोह ऐसा नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कौन ऐसा नेता हुए जो 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? तो आपका आंसर आएगा मंगल पांडे। तो तत्कालिक कारण में से उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कुछ समस्या आ रही है तो कमेंट करें और कमेंट में आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्क्रीनशॉट लेके अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। खैर इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हो नहीं सकता, मैं खुद ही बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ इसमें। नोट्स बना लीजिए और बार बार पढ़िए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण, मतलब राजनीतिक रूप से इसका क्या कारण था।
राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू करना। तो क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे जिनका कार्यकाल था 1757 से 1760। और आपको बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत पे 2 बार आए, 2 बार बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए। पहला था उनका 1757 से 1760, दूसरा था पहला जो था 1757 से 1760। उस समय मुगल बादशाह थे मीर जाफर, जिनको मुगल जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदर कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मीर जाफर मुगल के बादशाह थे जिनको रॉबर्ट क्लाइव का गीदर कहा जाता था। उसके बाद आए 1765 से 1767। 1765 से जो 1767 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए, उस समय मीर कासिम मुगल के बादशाह थे। जब 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव नियुक्त हुए, उसी समय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। खैर, रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, 2 इलाहाबाद की संधि की, जिसमें पहला 12 अगस्त 1765, दूसरा 16 अगस्त 1765। पहले में किन किन राज्य के साथ क्या किया, दूसरे में क्या हुआ, ये सब हम आगे अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए और पहला उनका कार्यकाल था 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। उसी दूसरे कार्यकाल के दौरान ये द्वैध शासन लागू किए। चलिए, अब अगला क्या है? वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल था 1772 से 1785। इनका जो कार्यकाल था बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये था 1772 से 1773। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, जिससे आप कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर भी आएगा, इसमें भी आएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर और बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1772 से 1785, जिसमें इन्होंने 1772 से 1773 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया और 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल है 1786 से 1793, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1786 से 1793, सॉरी, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, न कि बंगाल के। 1786 से 1793, इन दोनों का आक्रामक नीति, जो भी एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण है। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, ये भी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख राजनीतिक कारण है। उसके बाद लॉर्ड हास्टिंग द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी, ये भी विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, चाहे वेलेस्ली, चाहे लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके बारे में हम डिटेल गवर्नर जनरल वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो राजनीतिक कारण से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में द्वैध शासन किनके द्वारा लागू किया गया? तो आपका जवाब आएगा, भारत में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अब भारत में आक्रामक नीति किनके द्वारा लागू किया गया था? तो भारत में आक्रामक नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब बात करेंगे कि सहायक संधि। सहायक संधि जो है ना दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है कि सहायक संधि किन ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया था? तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि सहायक संधि किस ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया। और फॉरवर्ड पॉलिसी, इसे कौन लागू किया था? तो लॉर्ड हास्टिंग्स। तो राजनीतिक कारण भी हम लोगों ने देख लिया।
अब आगे आते हैं हम। अच्छा, एक लाइन और है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज हड़प नीति। ये जो है बहुत VBI है, राज हड़प नीति। राज हड़प नीति जो है मेरे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, जिनका कार्यकाल था 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सारे गलत भी काम किए। गलत बोले तो इतिहास के तौर पर हम देखते हैं गलत काम था, मतलब कि जनता को सताना, बहुत सारे था। ये सब सारी चीज़ें हम बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल था 1848 से 1856। 1848 से 1856। तो लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति को लागू किया था। तो इनके द्वारा सबसे पहले जो राज हड़प नीति के द्वारा पहला राज था वो था सतारा। सतारा जिनका इन्होंने 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद आया सबलपुर, उदयपुर, संबलपुर, उदयपुर, फिर आया झांसी, बघाट 1850 में, नागपुर 1854 में, झांसी 1853 में। इसी तरह से बहुत से राज्य को इन्होंने मिलाया। पहला राज था, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति से सबसे प्रथम राज्य कौन था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो आपका आंसर आएगा 1848 में सतारा। 1848 में सतारा, और 1849 में संबलपुर, 1850 में बघाट, 1851 में मेरे दोस्तों उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। तो ये सब हो गया राजनीतिक कारण। अब बात करते हैं कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण अंग्रेज के द्वारा दोस्तों भूमि कर वसूलने के लिए बहुत सारी व्यवस्था को लागू किया गया, जैसे रैयतबारी व्यवस्था, महालबारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। महालबारी व्यवस्था जो कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, रैयतबारी व्यवस्था, इसके जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता था। ये जो व्यवस्था सब है इसी के साथ भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो आर्थिक कारण में हम लोग यही पढ़ेंगे कि रैयतबारी प्रथा, महालबारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रैयतबारी कब लागू किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया, महालबारी किसके द्वारा लागू किया गया। अभी फिलहाल हम लोग कारण पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा कारण नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं सैन्य कारण। आखिर विद्रोह के समय क्या सैन्य कारण था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहते थे। ब्रिटिश सेना में जो थे भारत के भी लोग थे और ब्रिटिश के भी लोग थे। तो भारत की संख्या ज़्यादा थी। वो जो सेना का अनुपात था, उस सेना के अनुपात में भारत का अनुपात ज़्यादा था, भारत की सेना का अनुपात, और ब्रिटिश की सेना का अनुपात कम था। अनुपात के हिसाब से हम देखें तो ब्रिटिश की सेना का अनुपात भारत की सेना का अनुपात था 1:5, यानी कि भारत की सेना का अनुपात ब्रिटिश का सेना का अनुपात देखेंगे तो 5:1, यानी भारत का सेना 5 तो ब्रिटिश की सेना 1। फिर भी भारतीय मूल के जो सैनिक थे उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, छोटे पद पर रखा जाता था। इन सभी कारणों से भारतीय मूल के सैनिक ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया या करने का सोचा। तो आपसे पूछेगा यदि सैन्य कारण क्या है, तो सैन्य कारण यही था, यानी कि ब्रिटिश की संख्या 1 ब्रिटिश सैनिक की और भारतीय सैनिक की 5। जब 5 रहने के बावजूद भी ब्रिटिश सैनिक को बड़े पद पर रखा जाता था, जबकि उसका संख्या था यदि 6 था तो उसमें 1 और भारत का 5, जबकि उसे छोटे पद पर रखा जाता था। ये भी सैन्य कारण का रूप है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग धार्मिक और सामाजिक कारण कि 1857 के विद्रोह के समय धार्मिक कारण क्या था। तो पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल 1828 से 1835। द्वारा सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1848 से 1856, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे
48 से 1856 के समय, सॉरी 1856 से 1862, 48 से 56 लॉर्ड डलहौजी। 1856 से 1862 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के अगुवाई में 1857 का विद्रोह हुआ। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने अपना मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था और इन्हीं के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद बात करते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल था 1848 से 1856, इन्होंने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद, यानी जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनका कार्यकाल था 1837 से 1857, इनका उपनाम था बहादुर शाह द्वितीय। इनके बाद जो भी मुगल बादशाह होंगे वो लाल किला पर नहीं रहेंगे, लाल किला के बजाय कहां पर रहेंगे? कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि अपने आप को राजा या शहजादा कहेंगे। लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल अभी हम बताएं 1856 से 1862, 1856 से 1858 इनका कार्यकाल था भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। उसके बाद 58 में एक एक्ट आया था जिसके द्वारा इनका पद को 1858 में भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया था और 1856 में ही इन्होंने यह घोषणा कर दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी मुगल बादशाह होंगे वो अपने आप को मुगल शासक नहीं बल्कि मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहेंगे। उसके बाद बात आती है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में पारित हुआ। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल बंगाल के? 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी। सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। तो धार्मिक और सामाजिक कारण हम लोगों ने देख लिया। तो इससे अब क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत किस ब्रिटिश के द्वारा किया गया? क्वेश्चन बनेगा भारत में किस ब्रिटिश के द्वारा सती प्रथा का अंत किस ब्रिटिश शब्द यहां पर रहेगा ही रहेगा। भारत में सती प्रथा का अंत किस ब्रिटिश के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद बात करेंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह किनके द्वारा यानी किस ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किनके द्वारा लागू किया गया? किस ब्रिटिश के द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग। किसका कथन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद, मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उनके बाद कोई भी मुगल बादशाह लाल किला पर नहीं बल्कि कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पे रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी। किनका कथन था? किस ब्रिटिश का कथन था कि मुगल बादशाह के बजाय मुगल बादशाह अब लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे? तो लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन कि किस ब्रिटिश का घोषणा किया हुआ था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद अपने आप को कोई भी मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1856। किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग। खैर 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सत्ता ही खत्म हो गई और ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1850। उसके बाद आएगा कि सैनिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1856। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा है कि 1857 के विद्रोह के समय के कारण क्या थे।
जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, आखिर क्यों हुआ, कुछ तो कारण हुआ होगा। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया कि इसके 4-5 कारण थे, जैसे पहला तत्कालिक, फिर राजनीतिक, फिर सैन्य, फिर अर्थव्यवस्था के रूप से, फिर धार्मिक रूप से। तो हम लोगों ने कारण को पढ़ा, जिसमें सभी कारण से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता दिए हैं। तो अब आज का वीडियो हम सोचते हैं कि यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप भी सोचिएगा बहुत लंबा वीडियो है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों। तो तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और धार्मिक और सामाजिक कारण, इस सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लीजिएगा। और मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया है उस प्रकार से आप अपने मन में क्वेश्चन सोचिए और उसका आंसर खुद सोचिएगा और याद करिएगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, किस जगह से, किस शहर से, किनके द्वारा नेतृत्व किया गया और वहाँ से सेना का नेतृत्व किसने किया, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, विस्तारकर्ता और नेतृत्वकर्ता जैसे है, इसमें दिल्ली से कौन थे, कानपुर से कौन थे, अवध और लखनऊ से कौन थे, फैजाबाद से कौन थे, खैर बहुत सारी ये भी लंबी चैप्टर है ये, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।